नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। गाजियाबाद में अपराध रोकना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। आज दिन निकलते ही घर के गेट पर ही महिला से आभूषण लूट लिए गए। घटना साहिबाबाद करतला गांव की है। सुबह करीब 5:30 बजे महिला ने घर का गेट खोला तो बदमाशों ने वारदात कर दी। महिला को चोट भी आई है। सुबह 5:30 बजे मेरा कान काट लिया किसी ने पीछे से आके। अच्छा, किस समय की घटना है ये? 5:30 बजे। पुलिस को कंप्लेंट दिया आपने? हाँ जी। क्या चौकी वाले कह रहे हैं थाने जाओ, थाने वाले कह रहे हैं महिला पुलिस आएगी जब आओ। आपका कोई ट्रीटमेंट मेडिकल हुआ है? कुछ भी नहीं। गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में मौसम का माहौल हर दिन बदल रहा है। किसी दिन बारिश हो जाती है तो किसी दिन तेज धूप निकलती है। इससे मौसमी बीमारी फैलने लगी हैं। हालत ये है कि एमएमजी और संयुक्त अस्पताल में मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। यहाँ दिन निकलते ही मरीजों की लंबी लाइन लग जाती है। इन दिनों मौसम कई बार बदल रहा है। किसी दिन बारिश हो जाती है तो किसी दिन तेज धूप निकल जाती है। बारिश के बाद शहर में कई जगह जलभराव हो गया है। कूड़ा न उठने से गंदगी फैल रही है। ऐसे में संक्रामक रोगों का फैलाव भी शुरू हो गया है। डायरिया, वायरल, आंखों का संक्रमण, त्वचा रोग, पेट दर्द, एलर्जी आदि समस्याओं से लोग पीड़ित हैं। यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला संयुक्त अस्पताल से लेकर जिला एमएमजी अस्पताल तक बहुत अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। हालात यह है कि सुबह से ही मरीजों की भीड़ लग जाती है। सामान्य दिनों में दोनों अस्पतालों में 2 से 3 हज़ार की ओपीडी होती थी, जो अब 5,000 से ऊपर पहुंच गई है। दरअसल बरसात के मौसम में मक्खी, मच्छर सहित अनेक बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं। सब्जियों में भी बड़े पैमाने पर कीड़े लग जाते हैं। इनके सेवन से लोगों को बीमारी हो जाती है। खाने पीने में लापरवाही बरतना लोगों को भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सिंहानीगढ़ थाना क्षेत्र में भी एक आपराधिक वारदात हुई है। यहाँ एक डेयरी पर काम करने वाले कर्मचारी पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। थाना सिंहानीगढ़ अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें डेयरी कर्मचारी को एक व्यक्ति द्वारा मारा गया है। इस क्रम में तत्कालीन अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लोनी क्षेत्र में एक आदमी दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर घूम रहा था। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि बेरोजगारी से तंग आकर और रौब झाड़ने के लिए उसने ऐसा काम किया। विवादित संपत्तियों के मामले में भी उसका नाम आ रहा है। इसी तरह के मामले में इसे 2021 में भी गिरफ्तार किया गया था। एक फर्जी पुलिस सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस का वर्दी पहने हुए था, लोनी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ में उसने योगेश शर्मा अपना नाम बताया है और जब शिक्षा के बारे में पूछा गया तो हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ है। पूर्व में ये प्राइवेट बस वगैरह चलाता था, जिसमें इसको घाटा वाटा लग गया। उसके बाद से ये हरिद्वार चला गया था 2-3 साल, और उसके बाद से फिर बागपत में रह रहा था। इसको कहीं से आइडिया आया कि दिल्ली सब इंस्पेक्टर का वर्दी सिलवा लेते हैं। 4-5 वर्दी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की बरामद। मुरादनगर के रावली गांव में शराब के नशे में एक युवक ने गोली चला दी। बताया जा रहा है कि उसने दुकान से नमकीन ली और पैसे नहीं दिए। दुकानदार ने पैसे मांगे तो उसने तमंचे से फायर कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब की दुकान पर सौरभ त्यागी द्वारा शराब ली गई, उसका सेवन किया गया। पड़ोस में नमकीन की दुकान थी जिसमें विपिन नमकीन बेच रहा था। आरोपी सौरभ द्वारा नमकीन ली गई और पैसा नहीं दिया गया, जिसमें विपिन द्वारा ऐतराज़ किया गया तो इसने अपने देसी कट्टे से उस पर फायर ठोक दिया। मौके से आरोपी सौरभ त्यागी को पकड़ लिया गया है और मजरूर विपिन को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। टोलनी का सिटी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप ग्रुप पर स्थानीय सभासद को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसे छुड़ाने के लिए कई लोग चौकी पहुंच गए। वहां पर हंगामा हुआ। ऐसे में सभी लोगों के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आज के द्वारा एक नितिन नामक व्यक्ति को पूछताछ हेतु बुलाया गया था चौकी पर। उसी दौरान नितिन के जान पहचान के कुछ लोगों के द्वारा वहां पहुंच करके और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला प्रकाश में आया है। सभी तथ्यों की गहनता से छानबीन की जा रही है
और निष्पक्षता के आधार पर इसमें उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसान सेना अराजनीतिक ने गाजियाबाद में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा। किसानों की मांग है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए। किसान सेना अराजनीतिक अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना देने पहुंची। किसान सेना ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि बारिश के कारण लोगों के कच्चे मकान गिर गए हैं, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। किसान आयोग का गठन किया जाए। MSP गारंटी कानून, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक, वार्ड 92 में कूड़े के ढेर की समस्या को दूर करना, लोहिया नगर में टूटी सड़कों को ठीक कराने की मांग भी की गई है। इसके अलावा टूंडाहेड़ा में खाली पड़ी नगर निगम की जमीन पर इंटर कॉलेज और सामुदायिक भवन बनाने की मांग भी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। खबरों के पोस्टमार्टम में जो पहली खबर मैं ले रहा हूं उससे आप भली भांति परिचित हैं। आज दोपहर से ही टीवी न्यूज़ चैनल हो, मीडिया हाउसेस की साइट्स हों, सोशल मीडिया हो, सभी पर यह घटना चल रही है। मैं मणिपुर की घटना का जिक्र कर रहा हूं। मणिपुर की सड़क पर रोती, गिड़गिड़ाती, हाथ पैर जोड़ती 2 नग्न महिलाएं, भेड़ियों की तरह उनके शरीर को नोचते घसीटते लोग। दरिंदगी की सभी सीमाएं इस भीड़ ने लांघ दी। वीडियो वायरल हुआ और जिसने भी देखा वो शर्मसार हो गया। देश भर में इस घटना को लेकर गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस घटना पर अपनी नाराजगी जता चुका है और सरकार से कह चुका है कि यदि समय रहते आपने कुछ नहीं किया तो मजबूरन हमें कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस घटना से पूरी मानवता की सभ्यता तार-तार हुई है। नग्न वो 2 महिलाएं नहीं हुई, नग्न हुई है भारत मां की आत्मा। लेकिन हैरानी इस बात की कि इतनी बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन लेने के बजाय एक भाषण दिया। यह घटना 4 मई की बताई जा रही है। इस मामले में FIR दर्ज होने में 49 दिन लगे। 49 दिन बाद FIR दर्ज हुई तो गिरफ्तारी 78 दिन बाद हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मणिपुर सरकार, वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हुई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर मोदी की केंद्र सरकार और वहां की राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को 140 करोड़ भारतीयों के लिए शर्मसार तो बताया, लेकिन अपनी ही पार्टी के उस मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात नहीं की जो इतने गैर जिम्मेदार निकले। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से आदिवासी एकता मार्च निकाला गया था। इसी मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई थी। कुकी और मैतई समुदाय वहां पर आमने सामने हैं और दोनों जो समुदाय हैं उनमें हिंसक घटनाएं लगातार हो रही हैं। करीब 2.5 महीने पहले मणिपुर के कांगकोपी में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को सड़क पर निर्वस्त्र घुमाया गया। भीड़ केवल महिलाओं को सड़क पर घुमा नहीं रही है, अभद्रता भी कर रही है। ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है। दरअसल इस घटना की शिकायत 18 मई को की गई थी। FIR के अनुसार पीड़िताओं ने शिकायत में कहा कि 4 मई की दोपहर 3 बजे तकरीबन 1000 लोगों ने थोबल में उनके गांव पर हमला कर दिया। ये हमलावर मैतई समुदाय के थे। भीड़ ने गांव पर हमला कर घरों में आग लगा दी, नकदी, गहने, कीमती सामान लूट लिया। हमला होने पर 3 महिलाएं अपने पिता और भाई के साथ जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस की टीम ने इन लोगों को बचा लिया। पुलिस इन्हें ले जाकर अपने साथ थाने ले जा रही थी। रास्ते में भीड़ ने रास्ता रोक लिया। पुलिस ने इन महिलाओं को और 2 पुरुषों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ बहुत हावी थी। भीड़ ने पुलिस से 5 को छीन लिया।
उसके बाद भीड़ के सामने ही पिता की हत्या कर दी गई। महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया गया। इन महिलाओं में एक लड़की 21 साल की थी, एक 42 साल की महिला और एक 52 साल की महिला थी। शिकायत मिलने के करीब 1 महीने बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 153A, 398, 427, 436, 302, 354, 364, 376, 326, 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के खिलाफ के तहत भी मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया। इस घटना का वीडियो 19 जुलाई को सामने आया। वीडियो जिसने भी देखा वो शर्म से झुक गया। इसके बाद मणिपुर पुलिस का बयान आया, जिसमें बताया गया कि अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थोबल जिले के नोंगपुंग सेकमई पुलिस स्टेशन में अपहरण, सामूहिक बलात्कार, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उसका नाम ख्यूराम हेरादास है। उसे थौबल जिले से गिरफ्तार किया गया है। उसकी उम्र 32 साल है। पुलिस ने उसकी पहचान उस वीडियो से ही की है जिसमें वो हरी टी शर्ट पहने सबसे आगे चल रहा है। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर 4 मई की घटना, 18 मई की शिकायत और 21 जून को एफआईआर, ये सब हो क्या रहा था? मणिपुर की इस हृदय विदारक घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। मणिपुर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि मणिपुर से की इस घटना से मेरा हृदय पीड़े क्रोध से भरा हुआ है। ये घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने और कौन हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासी शर्मसार हैं, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से एक एक कदम उठाएगा, किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता। क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इस बयान को एक भाषण करार दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल हटा देना चाहिए था। ऐसा विपक्ष के साथ साथ देश के आम नागरिक भी मान रहे हैं। मणिपुर हिंसा पर इतने 2.5-3 महीने तक हिंसा चलती रही, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई वहाँ हो नहीं रही है। हिंसा लगातार भड़क रही है, हिंसक भीड़ किसी के काबू में नहीं है, इसलिए लोग चाहते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हो। इस घटना पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया है। कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सरकार वास्तव में कदम उठाए और कार्रवाई करे। संवैधानिक लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं स्वीकार नहीं हैं। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा
कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करे। सांप्रदायिक झगड़े में किसी भी क्षेत्र की महिलाओं को उपकरण के तौर पर उपयोग करना बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल हिंसा जो भड़की मणिपुर में, उसको एक समझने की जरूरत है, ऐसा क्यों हुआ वहाँ पर। पहले मणिपुर की भौगोलिक स्थिति जानिए। उसके लिए कुछ वर्ष पहले जाना पड़ेगा, या कुछ ऐसे समझिए कि जो मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है वो प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच है। ये पूरे प्रदेश का 10% का हिस्सा है। इसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर 43% इस राज्य की आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैताई समुदाय की आबादी बहुत ज़्यादा है। इनकी कुल आबादी की हिस्सेदारी 53% है। कुल 60 विधायक मणिपुर में हैं, उनमें से 40 मैताई समुदाय के हैं। इससे इस समुदाय की ताकत और संख्या बल का पता चलता है। पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इनमें प्रमुख रूप से नागा और कुकी हैं। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैताई समुदाय को नहीं मिलती। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैताई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर नहीं बस सकता, जबकि जनजातीयों पर पहाड़ी इलाकों से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इसी से दोनों समुदाय में बैर बढ़ा, दुश्मनी बढ़ी, विवाद बढ़ा। जो फिलहाल जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, इनकी शुरुआत इम्फाल के दक्षिण में 63 किलोमीटर दूर हुई है। ये कुकी आदिवासी इलाका है। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चुराचंदपुरम में 8 घंटे का बंद का ऐलान किया था। बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात तुइबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग लगा दी। 27 और 28 अप्रैल की रात में हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। इसके ठीक 5 दिन बाद मणिपुर में एक आदिवासी एकता मार्च निकाला गया। ये मतई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। बस यहाँ से मणिपुर की पूरी स्थिति बदल गई। पूरा मणिपुर आग में जल उठा, क्योंकि आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मैतई समुदाय भी आ गया और अब लड़ाई के 3 पक्ष हो गए, कुकी समुदाय, मैतई समुदाय और पुलिस। हिंसा की अभी भी 3 वजह हैं। मैतई समुदाय के एससी दर्जे का विरोध। कई वर्षों से मैतई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग हो रही थी। मामला मणिपुर हाईकोर्ट में था। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने को कहा था। इस सिफारिश में मैतई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए की बात हुई थी। कोर्ट ने मैतई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश दे दिया। अब फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हिंसा की दूसरी वजह है सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। आरक्षण विवाद के बीच ही मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर दी। आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन में गैर कानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं, यह आरोप लगाया गया। इसी से कब्जा हटाने की बात हुई, यहाँ से विवाद और बढ़ गया। तीसरी सबसे बड़ी वजह मणिपुर हिंसा की है, वो है कुकी विद्रोही संगठनों ने सरकार से वो समझौते को तोड़ दिया। 2008 में केंद्र सरकार के साथ कुकी समुदाय का समझौता हुआ था। कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे। मनमोहन सिंह की सरकार के समय सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए एक एग्रीमेंट किया था। तब उसके बाद से समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ा जाता रहा। इसी साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई थी। ये संगठन है जोबी रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी। दोनों ही संगठन हथियारबंद हैं। हथियारबंद संगठनों ने मणिपुर हिंसा को और भड़काया। तो इस पूरी जो बातचीत है, जो मणिपुर हिंसा कैसे भड़की, क्यों भड़की, इसकी वजह क्या है, और 3 कारण जो अभी भी हैं, अगर ये खत्म नहीं किए गए तो हिंसा को रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस घटना पर गुस्सा आ सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री को क्यों नहीं आता। विदेश यात्रा से वापस लौटकर पार्टी की बैठकें करके, गठबंधन की बैठकें भी हो गई। चुनाव में कैसे उतरा जाएगा ये भी तय हुआ। विपक्षी दलों पर वार भी किए गए, लेकिन 3 महीने में पहली बार प्रधानमंत्री बोले, और वो भी कार्रवाई की बात नहीं की,
केवल दर्द व्यक्त किया। संसद में मानसून सत्र शुरू हो गया है। हम सभी जानते हैं आज मणिपुर की घटना को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और कल तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। मानसून सत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी देने जा रही है। सरकार इस पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रही थी। अब डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 को पेश किया जाएगा। ये बिल हमारे डेटा को सुरक्षित रखने और हमारी प्राइवेसी को मेंटेन रखने में मदद करेगा। बिल में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये विधेयक सरकार द्वारा विकसित किए गए प्रौद्योगिकी नियमों के व्यापक ढांचे का एक महत्वपूर्ण रूप है, जिसमें डिजिटल इंडिया विधेयक, भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 और व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने वाली नीति है। इस विधेयक का भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के संस्करण पर अधिकार क्षेत्र होगा। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्र किया गया, बाद में डिजिटलकृत डेटा भी शामिल किया जाएगा। यह विधेयक भारत के बाहर डेटा के प्रसंस्करण पर भी लागू होगा, यदि इसमें भारत के वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश या व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग भी शामिल होगी। इस बिल की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। आवेदन का दायरा इसमें बताया गया है कि विधेयक भारत में डिजिटल डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होगा, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। इस विधेयक की जरूरत क्या है, इस पर भी एक बात बता देता हूँ। देश में हो रहे डिजिटल बदलाव के बीच नागरिकों के डेटा को सुरक्षित रखने का दबाव सरकार पर है। नागरिकों को डेटा से जुड़े अपराध लगातार हमारे देश में बढ़ रहे हैं। इसीलिए जरूरी था कि ऐसा कानून बने जिससे आम नागरिक का डेटा सुरक्षित रह सके और इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई हो सके। डेटा प्रोटेक्शन बिल नागरिकों के डिजिटल अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करेगा और डेटा संबंधित फ्रॉड करने को भी कम करेगा। आज की एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारत की पासपोर्ट रैंकिंग में सुधार हुआ है। पिछली बार भारत 85वें स्थान पर था, इस बार 5 अंक के सुधार के साथ 80वें अंक पर पहुंच गया है। भारतीय पासपोर्ट के जरिए अब दुनिया के 57 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा की जा सकती है। 32 देशों में भारतीय नागरिकों को विदेश में एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वीज़ा दे दिया जाएगा, जिसे अंग्रेजी में वीज़ा ऑन अराइवल कहते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारक 177 देशों में यात्रा करने के लिए वीज़ा की जरूरत पड़ती है, जिनमें चीन, जापान, रूस जैसे देश हैं। अभी तक जर्मनी, इटली, स्पेन का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है। इनके जो पासपोर्ट पर 190 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। सबसे बुरा हाल अफगानिस्तान के पासपोर्ट का है, उसको 103वां स्थान मिला है। पाकिस्तान की हालत भी ख़राब है, वो 100वें नंबर पे है और नेपाल 98वें नंबर पे है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानकारी करने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।